नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार हमारे साथ है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु के कमान संभालने के बाद हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। शुभेंदु को सत्ता में आए हुए केवल 11 दिन हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं, वो भी युद्ध स्तर पर ले रहे हैं। इनके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा फैसला आपको बता दें, शुभेंदु सरकार ने लिया। सीएम शुभेंदु ने अब पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी फायदे को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। ममता सरकार ने ओबीसी कैटेगरी ए में 10% और ओबीसी कैटेगरी बी में 7% आरक्षण दिया था। अब केवल 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। नई नीति के तहत ये आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा जो एससी एसटी श्रेणी में नहीं आते। अब बंगाल में कुल 66 जातियां हैं और समुदाय ओबीसी आरक्षण के जो दायरे में आएंगे, इन्हें ही सरकारी नौकरियों और दूसरे सरकारी पदों पर 7% आरक्षण का फायदा मिलेगा। शुभेंदु सरकार ने दावा किया है कि पिछली सरकारों के द्वारा मुस्लिम समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करना कानूनी रूप से कमजोर और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित था। सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया जिनमें कई मुस्लिम समूहों को ओबीसी सूची में शामिल करने को असंवैधानिक बताया गया था। शुभेंदु अधिकारी नॉन स्टॉप बड़े फैसले ले रहे हैं। संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को केंद्र सरकार को सौंपने का भी फैसला लिया गया है। हम इस खबर पर आए उससे पहले बात चूंकि ओबीसी कोटे की होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अजीत जी, सवाल ये है कि ये सरकारें ओबीसी में भी, उसमें भी मुसलमानों को ये कोटा क्यों देती हैं? क्यों दिया था टीएमसी ने? देखिए, एक तो भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण प्रतिबंधित करता है। धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो उसका जो बैकडोर रास्ता होता है, बैकडोर जो तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि उनको ओबीसी की श्रेणी में शामिल, तो ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा और उस जातियों में भी बटे हुए हैं, उसमें रख के उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाए। पहले पश्चिम बंगाल में ये नहीं था, कई राज्यों में पहले भी था, अभी भी है। पश्चिम बंगाल में ये नहीं था पहले। पश्चिम बंगाल में पहले सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, ओबीसी बी कैटेगरी जिसको कहा गया। पहले एक ही ओबीसी कैटेगरी होती थी। जिस तरह से बिहार में एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 है, उस तरह से ओबीसी ए, ओबीसी बी है। ओबीसी ए जो है 10% वाला, ये ममता बनर्जी ने क्रिएट किया। और आप सोचिए, और ओबीसी बी वो पहले से था 7% आरक्षण जो है। ओबीसी था सिर्फ, ए बी उन्होंने किया बाद में, 7% आरक्षण था जो आज बी में है, वही था पहले। अब ओबीसी ये जो क्रिएट किया, उसमें वो कहा कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को देंगे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, वोट बैंक की राजनीति के लिए कि 77 जातियों को शामिल किया और उस 77 में से 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। अब आप सोचिए कि इस तरह से आप आरक्षण देना जा रहे हैं। 2 जातियां हिंदू समुदाय की और 75 जातियां मुस्लिम समुदाय की आपने शामिल करके और एक कैटेगरी क्रिएट कर दी और 10% आरक्षण दे दिया। जब ये चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कहते हुए इसको रोक दिया। फिर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अब यह खबर है कि जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, वो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आपने याचिका वापस ली, वैसे हाई कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा और ये आरक्षण वो वाला खत्म हो जाएगा। अब ये 7% आरक्षण रहेगा, जिसको एक्चुअल जो पिछड़ी जातियां हैं, जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, उनको ये आरक्षण मिलेगा। तो ये विशुद्ध रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी जो 2011-12 में ममता बनर्जी ने की थी, जब वो 11 में सरकार में आई। उसके पहले नहीं था। ये कम्युनिस्ट पार्टियां भी ऐसा नहीं है कि वो कमिटेड नहीं थी मुसलमानों के प्रति या दूसरी जातियों के प्रति, लेकिन उन्होंने ये वोट बैंक की राजनीति नहीं की थी। ये ममता बनर्जी ने की 11-12 में। और अभी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ने भी जो चुनाव के ठीक पहले 35 जातियों को लिस्ट से हटाने की सिफारिश की थी। तो ये लिस्ट ही पूरा मैनिपुलेट करके आपने ओबीसी के आरक्षण के अंदर मुसलमानों को डाल करके और अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, जिसको अब एक तरह का विराम हमको लगता है। जरा वो चिकन नेक वाली खबर भी आप लगाएं, लेकिन उससे पहले सज्जन जी, मैं ढूंढ रही हूँ ओवैसी ने क्या कुछ कहा, फिर मैंने ढूंढा ममता बनर्जी को, क्या ममता बनर्जी ने इस पर कुछ कहा, क्या अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया? सब चुप होके बैठे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो एक कॉम्युनल रिजर्वेशन था। इस रिजर्वेशन का मतलब, आप जाएं बंगाल में और मुसलमानों से पूछे कि आप कौन से मुसलमान हैं, होता है ना, आप जाति पूछते हैं, बोलेंगे शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं, और हैं क्या, आप पिछड़े और अति पिछड़े में शामिल हैं। सारे के सारे मुसलमानों को
पिछड़े वर्ग में शामिल करना कहां से न्यायोचित है? एक तो ये सांप्रदायिक आधार पे किया गया, दूसरा ये है कि उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जब आप पूछिए तो वो शेख और सैयद की मेजॉरिटी वाले लोग हैं, अहले हदीस, शेख, सैयद। और जब आप उनको शामिल कर रहे हैं तो जैसा अजीत जी ने बताया कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी और चुनाव से पहले भी ये मुद्दा था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार मुस्लिम पार्टियों को फायदा होगा, मुस्लिम लोग टीएमसी से नाराज हैं क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। इससे क्या हो रहा था कि जो सही में पिछड़े थे पहले से, जो आगरी हैं, महिष्य हैं, जो पिछड़ी जातियां वहां की हैं, उनका हक सीधे तौर पे एक कॉमनल बेसिस पे मुस्लिम लोगों के द्वारा लिया जा रहा था जो डिजर्व नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को पहले रिजर्वेशन नहीं था। सीपीएम के समय में कुछ मुसलमान जो गरीब थे वो शामिल थे। ममता ने क्या किया कि पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सारे के सारे मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया। तो इस चालाकी है ये वोट बैंक की चालाकी थी, और इस पर अब सरकार ने फैसला लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैप हम क्यों दिखा रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं और चिकन नेक आपको बता रहे हैं, दरअसल एक और बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के लिए सुरक्षा और सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को सौंप दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद सिलीगुड़ी जाकर जमीन के पेपर बीएसएफ को सौंपेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी गई। इस जमीन की डिमांड केंद्र सरकार बहुत लंबे समय से कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी कभी इसे संघीय मसला बताकर टाल देती थी तो कभी इस पर सियासत करती थी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर फैसला लिया, यह जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। केंद्र सरकार इस जमीन पर हाईवे और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बाकी भारत के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। साथ ही आर्मी की मूवमेंट को भी आसान किया जा सकेगा। ये चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है। इसकी लंबाई कुल 60 किलोमीटर है। इस चिकन नेक से इंडिया के उत्तर पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये कनेक्ट होते हैं। सिक्किम जाने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए रोड के अलावा रेलवे लाइन भी मौजूद है। दरअसल इस रूट पर हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम बहुत समय से अटका हुआ था। अब इसकी वैल्यू क्या है ये तो आप इस पूरे मैप से समझ पा रहे हैं जो हमने आपके सामने रखा। और ममता बनर्जी की ये कौन सी पॉलिटिक्स थी अजीत जी कि ये सिलीगुड़ी उनका अपना है, जिन 7 राज्यों की बात करें वो भी भारतीय राज्य हैं, इनकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो पश्चिम बंगाल की भी स्थिति बेहतर होगी। क्यों इसको जकड़ के अपने हाथ में मुट्ठी में रखना चाहती थी वो? देखिए, जिस तरह से पहले अभी हम लोग जो बात कर रहे थे और सज्जन जी ने कहा जिसको पहचान की राजनीति, जो हम लोग कह रहे थे कि मुस्लिम पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाया वोट बैंक के लिए, उसी तरह से ममता बनर्जी क्षेत्रीय पहचान की भी राजनीति करती हैं। और वो इस क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती थी कि ये हमारा क्षेत्रीय अस्मिता का मामला है, इसको भारत सरकार लेना चाहती है। ये बार बार जो कहती है कि नॉर्थ बंगाल को अलग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, तो वो एक क्षेत्रीय अस्मिता की बात भी ले आती है साथ के साथ, क्योंकि ये इमोशनल इशू होता है। इसका महत्व देखिए क्या है, कितना बड़ा महत्व। आपने पूछा कि ममता बनर्जी क्यों कर रही थी, तो उसका कारण विशुद्ध रूप से ये था कि जनता के मन में आप ये भाव बैठाएं कि तुम्हारी जमीन भारत सरकार लेना चाहती है। उससे जनता का कोई फायदा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, देश का नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ा नुकसान ये उनका वोट का फायदा उनको हो रहा था क्षेत्रीय अस्मिता की बात से, अस्मिता की भावना से। लेकिन आप इस बात को समझिए किस तरह भी हम लोगों ने बांग्लादेश के एक मंत्री का जो सलाहकार की हैसियत से सुना था ना, हम लोगों ने वो कैसे कह रहा था कि चिकन नेक हम कब्जा कर लेंगे और चिकन नेक वो कह रहा था ना, तो ये उस इलाके में यही दिल्ली में बैठकर भी बयानबाजियां हो रही थी कि चिकन नेक पर बैठ जाएंगे। ये शुरुआत है एक बड़े फैसलों की, एक शुरुआत है ये। समझिए इस बात को, जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाकर के पूर्व सीमांचल में बैठे थे बिहार के, और पूर्णिया और किशनगंज और उस इलाके में उन्होंने 4 दिन बैठ करके और तमाम गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो मंत्रणा की थी, ये कुछ बड़े फैसले होने हैं जिसकी एक शुरुआत है। वो इलाका इतना वल्नरेबल है, देश की सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट है, उसको ठीक करने के लिए एक बड़ा जरूरी फैसला था जो हुआ। यहाँ बीएसएफ की कमांड रहे, बीएसएफ इस बात की निगरानी करे, किसी तरह का कोई मूवमेंट आसान बनाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही, ताकि हमारी सेना का मूवमेंट आसान हो, दुश्मन की आवाजाही पर हम नजर रख सके। वहां से बॉर्डर बहुत नजदीक है और इतना हम लोगों के मुश्किल होगी हम लोगों के लिए। और हम लोग देख रहे हैं कि उस सीमा के उस पार किस तरह से चाइना अपनी एक्टिविटी कर रहा है और हमारे दुश्मन देशों के साथ किस तरह के संबंध है उसके। तो ये एक बड़ा जरूरी फैसला था, पहले होना चाहिए था, अब हुआ। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा, इस तरह के बहुत फैसले होंगे। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, बिहार के सीमांचल को लेकर के और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य। देखिए ये फर्क होता है कि जब कोई राज्य की सरकार मी फर्स्ट करके काम करती है, अब भले वो क्षेत्रीय अस्मिता का हवाला दे रही हूं, पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार ममता बनर्जी,
और अभी जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं वो नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक और काम हो रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन भी लगातार हो रहा है। आसनसोल संभाग के कुल्टी में रेलवे की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये कार्रवाई रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई। बलटोरिया गणेश मेला मैदान इलाके में प्रशासन ने यह कार्रवाई की। एक दिन पहले ही रेलवे कर्मियों ने आकर जगह खाली करने का निर्देश दिया। फिर अगले दिन बुलडोजर एक्शन हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जगह जगह बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। बनपुर में तृणमूल युवा कांग्रेस के दफ्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई बदलाव की बात हुई थी ना सज्जन जी, या बदले की बात हुई थी? टीएमसी का दफ्तर हो, युवा कांग्रेस का दफ्तर हो, फिर लोगों के अब घर हट रहे हैं या दुकानें हट रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन बरगा हुआ था 1978 में, जब सीपीएम आई थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म किया गया। तो प्रदेश में सरकार के पास सरकारी जमीन देश के हिसाब से सबसे ज्यादा बंगाल में सरकार के पास है, चूंकि उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया। अब होता क्या है, बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे सरकारी जमीनों पे सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है। आप पूरे देश में कहीं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप कहीं नहीं देखेंगे कि दोनों तरफ से दुकानें लगी हुई हैं जिनका कोई हवाला नहीं है, बिना लाइसेंस के। ऐसा लगता है कि आप फुटपाथ पे जाइए, दोनों तरफ से दो दो फुटपाथ लगे होते हैं। आपको सड़क के सामने की मार्केट एक्सेस करनी हो तो आपको कम से कम 400-500 मीटर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। ये कल्चर जो है कि आपने एक झुंड बना लिया और फिर उसको वोट बैंक के नाते उसको, ये सीपीएम के समय से शुरू हुआ। तो बंगाल में ये एक मिसाल है कि देखिए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी जमीन है, जिसको भी मिलना है वो सरकार तय करेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी से जुड़ के कुछ लोग आए और कब्जा कर लें या कब्जा करवा दें? अच्छा, वो दुकानें भी वैसी तैयार हुई हैं पूरी की पूरी, और बाकी जगह फुटपाथ पे एक पार्टी फंड वाली दुकानें सारी की पार्टी सोसाइटी, क्या उसको वन पार्टी सोसाइटी कही है। अच्छा, अब वन पार्टी गई है तो उनके जो अवैध कब्जे हैं, अब इसमें एक महीने, जैसा हम लोग कह रहे थे कि एक आध महीने तो ये चलेगा कि टीएमसी के भी बहुत सारे अवैध कब्जे, बहुत जगह टीएमसी के ऑफिस को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से अपने अंडर लिया है, क्योंकि जब ममता आई तो उन्होंने कांग्रेस के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैप्चर किया था बहुत जगह। तो ये एक आध महीने वो चलेगा, लेकिन ये बदलाव की दिशा का ही बदला है, इसमें कहीं अन्याय वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने कब्जा किया है तो उसे खाली करवाना चाहिए। और एक अच्छी मिसाल, लेकिन कुछ विरोध जो हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखा देती हूँ दर्शकों को। बंगाल के आसनसोल में पुलिस पर हमले के मामले में एक्शन हुआ है। 15 मई को जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर हमला हुआ था। हमने आपको इस दमदार 10 में भी खबर दिखाई थी और उपद्रवियों ने तोड़फोड़, नारेबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी भी की थी। अब इस मामले में पुलिस ने 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यहां आरोपियों से नुकसान की भरपाई होगी, जिसे लेकर पुलिस ने जगह जगह नोटिस भी लगाया है और लोगों से उपद्रवियों की पहचान बताने के लिए कहा गया है। क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से ले और अवश्य सहयोग करें। अब एक जो आपको फिर मैं कहूंगी सिमिलैरिटी दिखाई देगी, जो उत्तर प्रदेश में है और वो अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है अजीत जी, कि जो नुकसान करेगा भरपाई उसी से करवाई जाएगी। जो दंगाई होगा फिर वहां पे बुलडोजर भी चलेगा, जितना नुकसान हुआ है उसी की पॉकेट से खर्च होगा। बिल्कुल। और जब ये उत्तर प्रदेश में पहली बार जब ये प्रयोग हुआ तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। कई लोग हमारे जैसे डेमोक्रेटिक लोग भी हैं जिनको लगता है कि कोई डेमोक्रेटिक आंदोलन होता है, पहले भी होते रहे, तो उसमें आइडेंटिफाई करके लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेटिक आंदोलन नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से हमला है, उपद्रवियों का हमला है, तोड़ फोड़ है, एक खास मकसद से किया जा रहा है। अभी भी जो लोकतांत्रिक प्रदर्शन होते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, लोग धरने देते हैं, सभाएं करते हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। इस तरह की घटनाओं को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। और एक दो बार अगर इस तरह का हो गया कि आपने थाने पर पथराव किया या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सीसीटीवी से आइडेंटिफाई करके आपको नोटिस भेज दिया गया कि आप पैसा दीजिए और इसकी भरपाई आप करिए, फिर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन करें, उसके लिए कोई रोक नहीं है। आप उसके लिए सब हर जगह, हर देश के हर राज्य में, हर शहर में जगह तक आइडेंटिफाई किया हुआ। आप यहाँ आइए, आप अपनी प्रदर्शन करिए, अपनी बात कहिए।
लेकिन उसके बजाय ये क्या अभी तक का जो कल्चर है बंगाल का, ये इसी तरह का कल्चर रहा है कि आप कहीं भी चले, या कोई कार्रवाई होती नहीं थी, क्योंकि एक ही पार्टी का वहां एक ही पार्टी का रूल चलता है, एक ही पार्टी प्रदर्शन करती है, दूसरी पार्टी प्रदर्शन करने उतरेगी तो उसके ऊपर ही पथराव हो जाता है। हम लोगों ने देखा कैसे बीजेपी के बड़े जो नेताओं सरकार है वही सरकार प्रदर्शन वही करेगी। सरकार करेगी। बाकी अगर अपोजिशन भी करेगा तो उसके ऊपर आपके पार्टी के गुंडे पथराव करेंगे, उसको रोकेंगे, नहीं करने देंगे। ये हम लोगों ने कई बार देखा, बीजेपी के कितने बड़े नेता घायल हुए, दिलीप घोष घायल हुए। इस तरह जब वो आप निकलिएगा तो आपके ऊपर हमला हो जाएगा, और सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन करेंगे तो तोड़फोड़ करेंगे। ये इस तरह की चीज जो है एकदम प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। ये बहुत छोटा सा कमेंट इस पे सज्जन जी कि पहले भी, जैसे अभी अजीत जी ने कहा कि पहले भी तो प्रदर्शन होते ही थे, लेकिन सरकार ही प्रदर्शन करती थी, विपक्ष प्रदर्शन नहीं कर पाता था। इस मैसेज के बाद जो इस पूरे 1 महीने के टेन्योर, अभी उनका कार्यकाल तो शुरू हुआ ही है, लेकिन ये जो पहला महीना है शुभेंदु अधिकारी का, ऐसा लग रहा है कि सारे पेच अभी कस देंगे 1 महीने के अंदर अंदर कि सिस्टम क्या है वो समझ लो। कारण ये कि सरकार बदली है, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर बदला है या नहीं, ये इन संकेतों से दिख रहा है। देखिए, कश्मीर और बंगाल 2 जगह स्टोन पेल्टिंग चलती है, बिल्कुल सही अभी जगह, लेकिन वहां पे उपद्रवी करते हैं, यहाँ पे उपद्रवी सरकार के साथ, रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर करते थे। ये फर्क था। इस कल्चर को आपको बदलना होगा कि आप कानून के रास्ते में पार्टी से संबंध रख के गुंडागर्दी को कानून नहीं बना सकते हैं। तो ये कल्चर, सरकार के साथ कल्चर बदल रहा है कि नहीं, वहां की जो पॉलिटिकल कल्चर है, त्रिपुरा में बदला है, हमने देखा है 5 साल में। अब आपको जबरदस्ती दुकान बंद करके, वो कहते हैं ना मिचिल चंदा कल्चर, मतलब रैली और चंदा देने का कल्चर, वो अब नहीं बदला है सरकार बदलने से। विरोधी भी हैं, सीपीएम वाले भी अब उसमें अपनी बात करते हैं। तो बंगाल में ये बदलाव जरूरी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बस बदले की भावना सीपीएम से टीएम से बीजेपी। तो ये सब संकेत दे रहा है कि एक बदलाव है, वहां का पॉलिटिकल कल्चर बदलेगा आने वाले समय में। जो भी हो, कानून जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, और संस्थाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, और गुंडों को एक एंटाइटल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ। और अंतिम बात मैं बता रहा हूं, एकमात्र स्टेट है जहां लोकल ट्रेन में समय में भी लोग हिस्सेदारी मांगते हैं। आप टिकट लेके बैठ जाए, 2 घंटे की अगर सफर है तो लोग कहेंगे 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटा में हे भगवान, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप कहीं जाके पूछ लें, मैंने खुद इसको झेला है। क्या क्या घटना घटी थी ये बताएं। ये कलकत्ता से कृष्णानगर जाना था, लगभग 2 घंटे की लोकल ट्रेन थी। हम लोग टिकट लेके बैठे, जब 1 घंटा हुआ तो एक महाशय आए और बोले कि अब आप उठिए। बंगाली में उन्होंने कहा, हमें लगा कि कुछ दिक्कत होगी। बाद में हमने बोला कि आपको क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, कुछ है। उनका कहना था कि नहीं, आपका 1 घंटा हो गया है। क्या मतलब 1 घंटा हो गया, टिकट लेकर बैठे? मतलब 2 घंटे के सफर में उसमें भी हिस्सेदारी है, एंटाइटलमेंट फ्री की है वहां पे। ये कल्चर पहले नहीं था बंगाल में, ये सीपीएम के बाद और टीएमसी में तो एंटाइटलमेंट है। 2 घंटे का सफर, तो समय में भी हिस्सेदारी है, तो जगह की सोच लीजिए क्या होगी। आपके सामने किस तरह के मॉल की सीढ़ी तक पे लोग कैप्चर करके बैठे हुए हैं, मॉल वाले नहीं हटा सकते हैं उनको। ये जो पुलिस का प्रोटेक्शन अभी जी जो आप बातें बता रहे हैं, मैं तो सोचूं क्या बनाना रिपब्लिक था वो क्या था? भारत का ही हिस्सा है पश्चिम बंगाल। किस तरीके की वहां पर कैसी सरकार थी, कैसा प्रशासन था, कौन सा रूल ऑफ लॉ था, लॉ था भी या नहीं था, या लॉलेसनेस थी? लेकिन खैर, जगह जगह पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। जिन्होंने दंगा किया है अब उन्हीं से वसूली होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदू वोट की ताकत से विपक्षी दलों में हड़कंप मचा हुआ है, और सबसे ज्यादा टेंशन में तो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि 9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव लखनऊ के हजरतगंज के भंडारे में पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी, भंडारे में पूरी सब्जी खाई, लोगों में पूरी सब्जी बांटी भी। यूपी में इस समय योगी के सड़क पर नमाज वाले बयान पर खूब सियासत हो रही है, आप जानते हैं। बड़ा मंगल का भंडारा भी चल रहा है। अखिलेश यादव एक बार फिर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी पर अटैक भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हर काम सड़क पर होता है, ऐसे में भेदभाव की बात ठीक नहीं है। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगें और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर
पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफ ही अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। तो हनुमान जी का मंदिर तो अखिलेश यादव बना रहे हैं, कोई दो राय नहीं। फूल माला अर्पित कर रहे हैं हनुमान जी को, उसमें भी कोई दो राय नहीं। भंडारा भी चल रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी अजीत जी आप ये बता रहे थे कि बड़े मंगल कितने आते हैं, तो अगर आपने कहा कि इस बार 2 महीने हैं जेठ के, है ना, 2 महीने हैं, तो 8 से 9 बड़ा मंगल। हाँ, और क्या मतलब जेठ के महीने का मंगल होगा, पहला बड़ा मंगल, दूसरा बड़ा मंगल, कल तीसरा बड़ा मंगल था, है ना। और जुमे कितने आते हैं सर? तो 52 तो आएंगे ही आएंगे ना। तो वो ये चाह रहे हैं कि 52 जुमे पर भी इसी तरीके से सड़क पर जो है अवरोध करके नमाज पढ़ने देना चाहिए। देखिए अभी वो जो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, तो संविधान ये नहीं कहता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए या सड़क पर कुछ भी करिए, ये संविधान नहीं कहता है। और अगर एक पक्ष कर रहा है तो दूसरा पक्ष उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है अपने आप। अगर एक पक्ष में कोई गलती हुई है तो दूसरा पक्ष ये नहीं उसका हवाला देकर कहे कि हमको भी करने दिया जाए। भाई आप 52 जुम्मे आएंगे, उसके बाद ईद है, बकरीद है, मुहर्रम का ताजिया का जुलूस है, आप फिर सारे काम सड़क पर करेंगे। शबे बारात भी है, उस रात में जो हुड़दंग होता है दिल्ली में, वो सब हम लोगों ने देखा ही है, कई बार होता, अब तो खैर थोड़ा कम हो गया। लेकिन सर हर चीज़ की एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे यहाँ दिल्ली से ही आप देखिए उर्स के लिए लोग जाते हैं अजमेर, इतना व्यवस्थित तरीके से बुराड़ी में उनके लिए गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ से रुकते हैं लोग और जाते हैं, उसके लिए जगह तय है। आप तमाम उस हिसाब से करिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कभी आपत्ति नहीं होगी। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, देखिए हम लोग तो सामने टीवी पर बोल रहे हैं, तो अलग से नाम पता भेजने की भी जरूरत नहीं है। तो और सफाई हम लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर से नहीं है ये चीज़ें। आपके अंदर जैसे होता है ना, आप भारतीय जनता पार्टी से अगर आपका मुकाबला करना है आपको, और आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति लेकर के आ रहे हैं, तो आप उस आधार पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी एक पैन हिंदू कोलिशन बना रही है और बहुत मजबूत कोलिशन है जिसमें आप नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस तरह से हम मंदिर चले जाएंगे एक दिन। जैसे कल राहुल गांधी भी चले गए चुरुआ, रास्ते में जाते हुए हनुमान जी के मंदिर में रुक गए, वहां उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, पूजा किया, अच्छी बात है। आप हिंदू हैं, ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, और ये नेचुरली आपके अंदर से आना चाहिए। और फिर आपकी पार्टी के लोगों के अंदर ये भावना भी होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आप दिखावे के लिए एक मंदिर में चले गए, एक मूर्ति बना दी, और आपका दूसरा नेता 3 प्रवक्ता उसी दिन हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म की जातियों को लेकर के कोई राजकुमार भाटी उन्होंने आप शब्दों का भी इस्तेमाल किया। 2-3 लोग हम देखे प्रवक्ताओं को, 2-3 प्रवक्ताओं को हमने देखा जिन लोगों ने हिंदू धर्म को लेकर के, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्हीं के यहाँ थे, और उसके पहले भी एक जन और थे, जसवंत सिंह या कुछ नाम था। हमने कई लोगों को देखा जो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कहीं नहीं की जाती।